हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूपीएससी। मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर की हम रेगुलर बेसिस पे प्रिपरेशन करवा रहे हैं। अभी प्रैक्टिस टेस्ट तो चल ही रहे हैं, टेस्ट सीरीज करवा रहे हैं। आपके एग्जाम तक रेगुलर टेस्ट सीरीज मिलता रहेगा, आपको टेस्ट अपडेटेड करंट अफेयर्स भी आपको एग्जाम तक मिलते रहेंगे। लेकिन साथ में अभी जो रिवीजन है वो भी हमने शुरू किया है। 2 टॉपिक रिवीजन के ऑलरेडी कवर हो चुके हैं। आज हम तीसरा टॉपिक है और ये वो इम्पोर्टेंट टॉपिक है जहां से क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे ही आएंगे। आप ये मान के चलिए, ये पूरा विश्वास है कि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो टारगेट यही है कि लगभग 50 के आसपास ऐसे टॉपिक कवर करें जहां से क्वेश्चन पूछे जाने की पूरी चांसेज हैं। अगर 50 में से उनमें से 35 भी कवर हो जाते हैं एग्जाम में तो भी हमें उसका बेनिफिट मिलेगा। बाकी हमारा प्रैक्टिस टेस्ट कवर कर देगा सब। अब ऐसा नहीं है कि आप ये वीडियो देख लिया और इससे सब क्लियर हो जाता है। देखिए, वीडियो देखने से एग्जाम क्लियर नहीं होते हैं, उसके साथ आपको प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस से क्या होगा, एक तो आपका सिलेबस कवर हो जाएगा, साथ में रिवीजन हो जाएगा। और प्रैक्टिस में है जो टू द पॉइंट आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही टेस्ट बनाए जा रहे हैं। टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए। टेस्ट सीरीज का लिंक नीचे वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में है, कमेंट सेक्शन में है। वेबसाइट पे जाके myupsc.com वेबसाइट है, इस पे जाके आप मध्य प्रदेश की जनरल स्टडीज और आपके सब्जेक्ट की भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर इस नंबर पे कॉन्टेक्ट करके भी आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। लेट्स बिगिन। अभी जो हम डिस्कस करेंगे इसमें मध्य प्रदेश में कितने टाइप्स के फॉरेस्ट हैं, वन कितने तरह के हैं, कौन सी इंस्टीट्यूट्स हैं जो फॉरेस्ट से जुड़ी हुई है, एडमिनिस्ट्रेटिव टाइप में क्या है मध्य प्रदेश का, और फॉरेस्ट के कंजर्वेशन के लिए, उनके संरक्षण के लिए कौन सी योजनाएं हैं, और क्या डेटा है मध्य प्रदेश में फॉरेस्ट को लेके जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं मध्य प्रदेश में फॉरेस्ट इन मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश है जो ये जो डेटा है, लेटेस्ट रिपोर्ट आई थी 2021 में, उसके बेसिस पे है। देश का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है, जहां पे जिसका क्षेत्रफल है ये लगभग 3,08,252 स्क्वायर किलोमीटर है। अगर हम फॉरेस्ट की बात करें तो फॉरेस्ट के बेसिस पे इसका भौगोलिक जो क्षेत्रफल है मध्य प्रदेश का, वो ओनली फॉरेस्ट की बात कर रहे हैं, वो 30.71% है। जो टोटल मध्य प्रदेश का टोटल एरिया है उसका 30% मध्य प्रदेश में फॉरेस्ट है। और जो देश में वन क्षेत्र है, इंडिया में जो टोटल फॉरेस्ट एरिया है उसका मध्य प्रदेश में कितना है, 12.4%। तो ये 2 डेटा सबसे इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखने। एक तो मध्य प्रदेश का जो टोटल एरिया है उसका 30.71% मध्य प्रदेश में फॉरेस्ट है। दूसरा जो कंट्री में देश का वन क्षेत्र है उसका 12.4% है, वो मध्य प्रदेश में है। सबसे ज्यादा फॉरेस्ट मध्य प्रदेश में ही है। सबसे बड़ा वन क्षेत्र वाला राज्य मध्य प्रदेश ही है। इसके कुछ वर्गीकरण कर रखे हैं, फॉरेस्ट के क्लासिफिकेशन, वो देख लेते हैं हम किन किन बेसिस पे इसके क्लासिफिकेशन कर रखे हैं। देखिए, मध्य प्रदेश के जो फॉरेस्ट का क्लासिफिकेशन है, एक तो जियोग्राफिकल फीचर्स के बेसिस पे कर रखा है, एक रीजनल कर रखा है, रीजन वाइज कर रखा है, एक प्लांट्स की जो वैरायटी है, प्लांट की जो स्पेसीज है उनके बेसिस पे कर रखा है, और एक फिर जो एडमिनिस्ट्रेशन है, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल, इसके बेसिस पे फॉरेस्ट को वर्गीकृत कर रखा है, डिवाइड कर रखा है अलग अलग। तो एक एक करके हम इनको देखते हैं, फिर कुछ इंपॉर्टेंट डेटा डिस्ट्रिक्ट वाइज ये सब हम अच्छे से इसको कवर करेंगे। आप इसको लाइक करने में कई बार कंजूसी करते हैं, तो ऐसा मत कीजिए। सबसे पहले हम देख लेते हैं जियोग्राफिकल बेसिस पे, भौगोलिक आधार पे मध्य प्रदेश के वन। भौगोलिक आधार पे मध्य प्रदेश को 3 कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है जियोग्राफिकल बेसिस पे। एक तो है ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट, और तीसरा है ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट। 3 कैटेगरी है इसकी। जो पहला है उष्णकटिबंधीय नम पर्णपाती वन, इसको ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट कहते हैं।
जो टोटल क्षेत्रफल है मध्य प्रदेश का, उसका 8.97% ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट है मध्य प्रदेश में। आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि किस किस्म के वृक्ष हैं जो इसमें आते हैं उष्णकटिबंधीय नम पर्णपाती वन में, तो ये पीपल, रोजवुड, साल, बांस, ये जो प्रमुख वृक्ष की किस्में हैं ये इसमें आती है। इनके लिए जो ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट है उसके लिए बारिश कितनी चाहिए होती है, ये कितने बारिश होती है वहां उगते हैं, क्योंकि अलग अलग एरिया में अलग अलग टाइप के फॉरेस्ट होते हैं। तो जहां 100 से 150 सेंटीमीटर बरसात होती है वहां पे उष्णकटिबंधीय नम पर्णपाती वन पाए जाते हैं। अब ये कौन से एरियाज हैं मध्य प्रदेश के, तो निम्न में से किस जिले में या किस क्षेत्र में उष्णकटिबंधीय नम पर्णपाती या ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट पाए जाते हैं, तो ये जिले हैं सीधी, मंडला, बालाघाट, सिवनी, उमरिया, अनूपपुर और शहडोल। इनमें इस तरीके के फॉरेस्ट पाए जाते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट। ये है उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। वो था नम पर्णपाती, क्योंकि मॉइस्ट डेसिडियस था, ये ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट है। तो नम पर्णपाती वन उष्णकटिबंधीय, शुष्क पर्णपाती नम वन है, ये नम पर्णपाती वन है। इसमें जो कुल क्षेत्रफल है उसका 80.65% सबसे ज्यादा यही पाए जाते हैं। टोटल एरिया का 88.65% ये शामिल है ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट। और इसके लिए 50 से सेंटीमीटर, बहुत कम बरसात में भी ये उग जाते हैं। इस तरीके के वन हो जाते हैं। इसमें कौन सा एरियाज हैं, कौन से जिले हैं, तो छतरपुर, पन्ना, छिंदवाड़ा, दामोह, सिवनी, सागर, जबलपुर, बैतूल और होशंगाबाद जो डिस्ट्रिक्ट हैं उनमें ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट पाए जाते हैं। और ये इनकी प्रमुख वृक्ष हैं। शीशम, नीम, पीपल, सागौन, आप देखोगे ज्यादातर नीम, पीपल, शीशम, सागौन ये काफी मात्रा में पाए जाते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट। ये 0.26% जो कुल क्षेत्रफल है उसका 0.26% ही एरिया कवर करते हैं, उतने ही क्षेत्रफल में पाए जाते हैं। ये ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन है। ये काफी कम मात्रा में, काफी कम है इनका एरिया। जहां पे बहुत न के बराबर बरसात होती है वहां पे ये इस तरीके के पेड़ पौधे उगते हैं। और ये है श्योपुर, निमाड़, रतलाम, मंदसौर, टीकमगढ़, दतिया, ग्वालियर और शिवपुरी जिले। देखिए ये जब आप ये पढ़ते हैं श्योपुर, निमाड़, रतलाम, मंदसौर, टीकमगढ़, दतिया, ग्वालियर, शिवपुरी, इसका मतलब पर्टिकुलर ये सिटी मत समझिएगा, ये जिले हैं। और ये जिलों में कुछ ऐसे एरियाज होंगे जहां पे बारिश बहुत कम होती है, इनमें इन डिस्ट्रिक्ट्स में तो वहां पाए जाते हैं। आपका ये पढ़ते ही ऐसा नहीं आना चाहिए कि नहीं ये तो सिटी है, यहाँ तो खूब बारिश होती है, ऐसा नहीं है। डिस्ट्रिक्ट, पूरे डिस्ट्रिक्ट की बात हो रही है। इनकी जो मेन जो किस्म है, वृक्ष हैं, ये बबूल, शीशम, तेंदू, कीकर, नीम, ये ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट है। नेक्स्ट देखते हैं, ये जो अभी हमने पढ़ा है ये था ज्योग्राफिकल बेसिस पे। तो ज्योग्राफिकल बेसिस पे मुझे उम्मीद है कि ये आपको ध्यान रहेगा। 3 कैटेगरीज थी, ट्रॉपिकल मॉइस्ट, ट्रॉपिकल ड्राई और ट्रॉपिकल थॉर्न। और इन तीनों का परसेंटेज ध्यान रख लीजिएगा और कितनी बारिश चाहिए वो ध्यान रख लीजिएगा और किस जिले में है ये ध्यान रखना है। इंपॉर्टेंट ही करवाए जा रहे हैं जो हमारे एग्जाम के लिए है। अब देखते हैं बेसिस ऑफ रीजन, बेसिस ऑफ क्षेत्र के आधार पर पर्टिकुलर किस एरिया में, किस रीजन में कौन से पाए जाते हैं। इसमें भी 3 कैटेगरी पाई जाती है मेनली, जो एक तो मध्य भारत बेल्ट है, एक विंध्य फॉरेस्ट है और एक सतपुड़ा मैकाल बेल्ट है। इसमें पूरा कवर हो जाता है। देखिए मध्य भारत बेल्ट है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है एग्जाम में। ये है मुरैना से और शिवपुरी जिले तक फैला हुआ है मध्य भारत बेल्ट, और इसमें कांटेदार वनस्पति पाई जाती है। दूसरा जो विंध्य फॉरेस्ट बेल्ट है, विंध्य वन बेल्ट, ये विंध्य कैमूर रेंज को कवर करता है पूरा, और ये दामोह के उत्तर से सागर की जो हाईलैंड है वहां तक है। तीसरा जो सतपुड़ा मैकाल है, सतपुड़ा मैकाल बेल्ट है,
ये नर्मदा नदी का जो सदर्न किनारा है वहां पाई जाती है, दक्षिणी किनारे पे, और इसमें सतपुड़ा मैकाल पर्वतमाला, बघेलखंड हाईलैंड्स, ये सब इसमें शामिल है। पूर्व से पश्चिम तक जो वन फैले हैं उनकी सबसे चौड़ी पट्टी है ये सतपुड़ा मैकाल बेल्ट। तो ये 3 है, ये किस बेसिस पे है? रीजन, क्षेत्र के आधार पे। मध्य भारत पट्टी, मुरैना से शिवपुरी, कांटेदार वनस्पति है। विंध्य फॉरेस्ट बेल्ट है, विंध्य वन बेल्ट, ये विंध्य कैमूर रेंज को कवर करता है। दामोह के उत्तर से सागर की जो हाईलैंड है, उच्च भूमि है, ऊंची भूमि वहां तक है। तीसरा सतपुड़ा मैकाल बेल्ट है। सतपुड़ा मैकाल बेल्ट ये सबसे चौड़ी पट्टी है और नर्मदा का जो दक्षिणी किनारे में पाई जाती है, और उसमें सतपुड़ा मैकाल पर्वतमाला और उसके अलावा जो बघेलखंड प्लेट्यू है वो पूरा पहाड़ी क्षेत्र इसमें कवर हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं जो स्पेसीज के बेसिस पे जो प्रजातियां हैं, किसकी प्रजातियां? वनों की, पेड़ पौधों की प्रजातियां हैं, उनके आधार पे उनके आधार पे भी 3 महत्वपूर्ण इनकी संरचनाएं हैं। और वो 3 कौन सी हैं? पहली है सागौन, दूसरी साल, और तीसरी है मिसलेनियस जिनको कहा जाता है। तो मेनली इंपॉर्टेंट 2 ही है, सागौन और साल। इसके अलावा तीसरा जो विविध वन होते हैं, सागौन का देख लेते हैं। सागौन ये टोटल कितने एरिया में ये इस तरीके के वन पाए जाते हैं? अगर हम स्पेसीज के बेस पे देखें तो लगभग 19.36% है, ये इतने में ये कवर करता है। इन जिलों में ये कवर करता है। बारिश कितनी चाहिए होती है? 75 to 125 सेंटीमीटर की एवरेज जहां रेन है वहां पे ये पाए जाते हैं। और इनके लिए काली मिट्टी सबसे ज्यादा उपयुक्त होती है। तो ये एग्जाम में पूछा जाता है इस तरीके से क्वेश्चन कि कौन से प्रजाति के वन हैं जो जिनके लिए काली मिट्टी उपयुक्त होती है, या फिर सागौन वन के लिए किस तरह की मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त होती है? तो ये काली मिट्टी। एक एक 2-2 लाइन के नोट्स भी बना लेते हैं। और देखिए ये सब आपको मिल जाएगा, आपको ये सेंड कर दिया जाएगा। आप अपना ईमेल वगैरह चेक कर लीजिएगा। ये सब आपके ईमेल पे इवनिंग में 7 से 9 के बीच में सेंड कर देते हैं। जिस दिन भी आपको ये बताया जाता है तो इवनिंग में आपको ये आपके ईमेल पे सेंड कर दिया जाता है। और अगर कोई व्हाट्सएप वगैरह पे टेस्ट सीरीज कर रखा है तो उसको व्हाट्सएप पे मिल जाएगा, आप मैसेज छोड़ दीजिएगा। शाल फॉरेस्ट दूसरे हैं शाल वन। शाल वन है ये 4.15% एरिया में पाए जाते हैं मध्य प्रदेश में। 3932 स्क्वायर किलोमीटर के क्षेत्र में ये टोटल शाल वन पाए जाते हैं। इससे पहले के थे वो लगभग 19.36 था। ये इन जिलों में मुख्य रूप से मंडला, बालाघाट, डिंडोरी, सीधी, उमरिया, अनूपपुर और शहडोल जिलों में पाए जाते हैं। इनके लिए औसत बारिश कितनी चाहिए साल फॉरेस्ट के लिए? 120 सेंटीमीटर एवरेज बारिश चाहिए। इसके लिए लाल पीली मिट्टी, वहां थी काली मिट्टी और यहाँ है लाल पीली मिट्टी। कौन से कि इनको कहाँ यूज लिया जाता है? जो रेलवे के स्लीपर वगैरह बनाए जाते हैं और निर्माण सामग्री में इन्हीं का यूज होता है। ये काफी यूज लिए जाते हैं, स्पेशली रेलवे के स्लीपर में। अब मिसलेनियस की बात करते हैं तो बालाघाट, होशंगाबाद, मंडला, छिंदवाड़ा, उमरिया, शिवपुरी और निमाड़ क्षेत्रों में ये इस तरीके के मिसलेनियस टाइप के फॉरेस्ट पाए जाते हैं और ये ही सबसे ज्यादा है। तो ये ध्यान रखिएगा। विविध वन आता है ऑप्शन में कि सबसे ज्यादा स्पेसीज के बेसिस पे, प्रजातियों के आधार पे मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा किस तरीके के वन पाए जाते हैं, तो आपको सागौन, शाल इस तरीके का दिया जाएगा। एक ऑप्शन विविध वन भी दिया जाएगा, तो विविध वन सबसे ज्यादा है करना है आपको। अब देखते हैं हम बेसिस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल, प्रशासनिक नियंत्रण के आधार पे कितने तरीके के वन पाए जाते हैं। प्रशासनिक नियंत्रण के आधार पे भी 3 कैटेगरीज में इनको डिवाइड किया गया है। 3 कैटेगरीज हैं और वो कौन सी है? एक तो रिजर्व फॉरेस्ट हो गई, दूसरा प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट हो गई और तीसरा अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट हो गई। रिजर्व, प्रोटेक्टेड और अनक्लासिफाइड, ये 3 कैटेगरीज होती है। रिजर्व फॉरेस्ट है ये लगभग 65% एरिया, कुल जो मध्य प्रदेश का कुल फॉरेस्ट एरिया है उसका 65% में रिजर्व फॉरेस्ट पाए जाते हैं। तो अगर एग्जाम में पूछा जाता है कि प्रशासनिक एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल के बेसिस पे मध्य प्रदेश में किस तरीके के वन सबसे ज्यादा पाए जाते हैं, तो रिजर्व फॉरेस्ट मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा पाए जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल। और ये सबसे ज्यादा रिजर्व फॉरेस्ट जिला पूछा जाता है आपसे तो खंडवा जिले में है।
और सबसे कम ये छतरपुर में है। रिजर्व फॉरेस्ट वो फॉरेस्ट होते हैं जिनमें अनुमति नहीं दी जाती है, कोई जानवर चराने की, लकड़ी काटने की, इस तरीके की परमिशन नहीं दी जाती है, अनुमति नहीं होती है। इसके लिए कोई विशिष्ट आदेश हो तो ही अलग बात है, अदरवाइज उनमें ये एक्टिविटीज के लिए परमिशन नहीं होती है, और रिजर्व फॉरेस्ट इसीलिए कहा जाता है उनको। प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट की बात करें तो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट 32.84% का एरिया कवर करते हैं, जो कुल वन क्षेत्र है उसका। और इसमें जो ये गतिविधियां हैं, इसके अलावा जो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट है सबसे ज्यादा राजगढ़ और सबसे कम उज्जैन में है, ये ध्यान रखना आपको। तीसरा जो क्लासिफाइड नहीं अनक्लासिफाइड है, अवर्गीकृत वन पाए जाते हैं, ये लगभग 1.8% जो मध्य प्रदेश का टोटल फॉरेस्ट एरिया है उसका 1.8% में अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट अवर्गीकृत वन पाए जाते हैं, और इसके लिए इनमें गतिविधि वगैरह अलाव है सब। तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे 3 कैटेगरीज थी। उम्मीद है ये आपको यूजफुल लगेगा, और इसको आप बार बार देखिए, रिवीजन कीजिए, और इससे रिलेटेड प्रैक्टिस टेस्ट में क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे, तो वहां से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ऐसा कोई टॉपिक नहीं बचेगा जिसपे आपको एक तरीके से बढ़िया प्रैक्टिस और साथ में उसका रिवीजन ना करवाया जाए, आप निश्चिंत रहिए। अब हम देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डेटा फॉरेस्ट कवर इन मध्य प्रदेश को लेके। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट डेटा है जो हमें ध्यान में रखने हैं। इसमें यहां से कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। 2021 की जो इंडियाज स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट आई है उसमें मध्य प्रदेश हाईएस्ट फॉरेस्ट एरिया है कंट्री में, सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में। पहले नंबर पे मध्य प्रदेश है, उसके बाद दूसरे नंबर पे अरुणाचल प्रदेश है, और तीसरे नंबर पे छत्तीसगढ़ है। अब रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया कितना है मध्य प्रदेश में? मध्य प्रदेश में जो रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया है, ये रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया अभिलिखित वन क्षेत्र, जिसको रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया कहते हैं, रिकॉर्डेड, ये 94,689 स्क्वायर किलोमीटर है, जो राज्य के क्षेत्रफल का 30% है, लगभग 30.72% है ये रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में टोटल फॉरेस्ट कवर कितना है, देखिए इनको आप अच्छे से समझिएगा। एक तो रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया है, रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया टोटल फॉरेस्ट कवर से ज्यादा होता है। अब जो टोटल फॉरेस्ट कवर है, ये जो स्टेट का कुल एरिया क्षेत्रफल है उसका 25.14% है। टोटल फॉरेस्ट कवर मध्य प्रदेश में वो 77,492 स्क्वायर किलोमीटर है। इसके बाद में जो ट्री कवर है आउटसाइड द फॉरेस्ट इन मध्य प्रदेश, एक तो फॉरेस्ट एरिया हो गया, अब आउटसाइड द फॉरेस्ट कितना ट्री कवर है, ये जंगल के बाहर वृक्ष आवरण जो कहा जा रहा है, ये है ट्री कवर आउटसाइड द फॉरेस्ट इन मध्य प्रदेश, ये 2.6% है। मध्य प्रदेश के वनावरण से भारत के वनावरण, तो ये है फॉरेस्ट कवर ऑफ मध्य प्रदेश टू फॉरेस्ट कवर ऑफ इंडिया, वो कितना है 10.66% है ये। अब इससे पहले फॉरेस्ट रिपोर्ट कब आई थी? हर 2 साल में फॉरेस्ट रिपोर्ट आती है, तो इससे पहले फॉरेस्ट रिपोर्ट आई थी 2019 में। तो 2019 के कंपैरिजन में 2021 में क्या पोजीशन है फॉरेस्ट की, तो ये इंक्रीज हुआ है। कितना इंक्रीज हुआ है? 10 स्क्वायर किलोमीटर इंक्रीज हुआ है। 2019 में जो फॉरेस्ट कवर था उसके कंपैरिजन में 2021 में 10 स्क्वायर किलोमीटर इंक्रीज हुआ है फॉरेस्ट एरिया। ये सबसे इंपॉर्टेंट डेटा है। प्रति व्यक्ति वन क्षेत्र कितना है? पर कैपिटा फॉरेस्ट एरिया, पर कैपिटा इनकम सुना होगा, लेकिन ये पर कैपिटा फॉरेस्ट एरिया है। मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं तो पर कैपिटा फॉरेस्ट एरिया है ये 0.12 स्क्वायर किलोमीटर है। इसको बढ़ाने की जरूरत है, तो पेड़ पौधे लगाइए बारिश में। 0.12 स्क्वायर किलोमीटर ये प्रति व्यक्ति वन क्षेत्र है। कार्बन स्टॉक कितना है? तो कार्बन स्टॉक 588.73 मिलियन टन है। राज्य का जो सकल घरेलू उत्पाद है उसमें फॉरेस्ट का कितना कंट्रीब्यूशन है, ये सबसे इंपॉर्टेंट डेटा मान सकते हैं आप इसको भी।
तो जो जीडीपी है मध्य प्रदेश की जीडीपी, उसमें फॉरेस्ट का कितना कंट्रीब्यूशन है? 2.35% मध्य प्रदेश की जीडीपी में कंट्रीब्यूशन है फॉरेस्ट का। तो ये सारे डेटा इंपॉर्टेंट हैं, आप इनको समझ लीजिए और फिर उसके बाद इसको पढ़िएगा। ये पीडीएफ जैसे मिलता है आपको, पढ़िएगा जरूर इसको। मध्य प्रदेश में वन चंद व घनत्व के आधार पर वनों का वर्गीकरण। अब देखिए, क्लासिफिकेशन ऑफ फॉरेस्ट किस बेसिस पे? जो फॉरेस्ट कैनोपी डेंसिटी है, फॉरेस्ट कैनोपी डेंसिटी, उसके आधार पे। फॉरेस्ट कैनोपी डेंसिटी क्या होती है? फॉरेस्ट कैनोपी डेंसिटी वो है कि जैसे जो सूर्य का प्रकाश है उसको वन तल तक पहुंचने से जो रोकता है वो कैनोपी हो जाती है। ऊपर इतना ज्यादा शाखाएं हैं पेड़ के ऊपर, ऊपरी शाखाएं, कि सूर्य का प्रकाश है जो नीचे तक नहीं पहुंच पाता है। तो उस बेसिस पे डिवाइड किया गया है कि किस तरीके के फॉरेस्ट हैं, इसको कहते हैं फॉरेस्ट कैनोपी। उसके बेसिस पे क्या इसका घनत्व है। बहुत घना जंगल, बहुत घने जंगल की बात करें, वो होता है वेरी डेंस फॉरेस्ट, वेरी डेंस फॉरेस्ट। तो ये वेरी डेंस फॉरेस्ट मध्य प्रदेश में कितना है? 2.17%। मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट, मॉडरेट डेंस फॉरेस्ट की बात करें तो 11.14% मॉडरेट डेंस फॉरेस्ट है। खुला जंगल, इसको कहते हैं ओपन फॉरेस्ट। ओपन फॉरेस्ट कितना है? 11.83%। और जो श्रब जिनको कहते हैं झाड़ियां, ये है 1.95%, 1.95%। तो ये डेटा ध्यान रखिएगा। कई बार पूछ लिया जाता है कि इनको मिक्स कीजिए, मिलाइए, निम्न में से कौन सा गलत है इस मैचिंग में, इस तरीके से। या फिर डायरेक्ट पूछ लिया जाएगा कि ऑन द बेसिस ऑफ फॉरेस्ट कैनोपी डेंसिटी मध्य प्रदेश में है जो ये वेरी डेंस फॉरेस्ट का कितना परसेंटेज है, जियोग्राफिकल एरिया का कितना परसेंटेज वेरी डेंस फॉरेस्ट है। तो 2.17% जो भौगोलिक क्षेत्र है उसका वेरी डेंस फॉरेस्ट है। अगर आपसे मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट पूछा जाता है तो 11.14 है। कई बार आपसे इनका घटता क्रम बढ़ता क्रम पूछ लिया जाता है कि सबसे ज्यादा कौन सा है। तो जो ओपन फॉरेस्ट है, ओपन फॉरेस्ट, इसके बाद में है जो ओपन फॉरेस्ट सबसे ज्यादा है, देन मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट है, और फिर इसके बाद में वेरी डेंस फॉरेस्ट है। इस तरीके से भी आप याद कर सकते हैं इसको। सबसे ज्यादा ओपन फॉरेस्ट, देन ये श्रब्स आगे झाड़ियां, मॉडरेटली डेंस, वेरी डेंस। अब हम देख लेते हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे ज्यादा जो फॉरेस्ट है किस डिस्ट्रिक्ट में है एरिया वाइज। डिस्ट्रिक्ट विथ हाईएस्ट फॉरेस्ट कवर इन टर्म्स ऑफ एरिया, क्षेत्रफल की दृष्टि से देख रहे हैं किस जिले में सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कवर है। तो बालाघाट में है सबसे ज्यादा। ये टॉप 5 जिले हैं जहां पे सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कवर है। किसकी दृष्टि से? क्षेत्रफल की दृष्टि से। दो चीजें हैं, एक तो एरिया और एक होता है परसेंटेज, दोनों में डिफरेंस है। तो एरिया वाइज बालाघाट में सबसे ज्यादा है। अब सबसे कम कहां पे है? एरिया वाइज ही चल रहे हैं अभी। तो डिस्ट्रिक्ट विथ लोवेस्ट फॉरेस्ट कवर इन टर्म्स ऑफ एरिया ये उज्जैन में है, और ये टॉप 5 वो जिले हैं जहां पे सबसे कम फॉरेस्ट एरिया वाइज। तो सबसे ज्यादा बालाघाट, सबसे कम उज्जैन। और अब हम परसेंटेज वाइज देख लेते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे ज्यादा परसेंटेज में, क्षेत्रफल में एरिया था वो, तो अब ये परसेंटेज एरिया हो गया। तो परसेंटेज वाइज देखते हैं तो परसेंटेज वाइज भी बालाघाट ही सबसे ऊपर है। और सबसे कम की बात करें तो परसेंटेज वाइज में इसमें भी उज्जैन ही सबसे कम है। तो ये दो ध्यान रखना है आपको, सबसे ज्यादा एरिया वाइज और परसेंटेज एरिया वाइज दोनों में बालाघाट और उज्जैन। अब फॉरेस्ट के क्या रिसोर्सेज हैं? रिसोर्सेज फॉरेस्ट के वन संसाधन जिनको कहते हैं वो कौन कौन से हैं? 2 तरीके के हैं। देखिए, इसको 2 तरीके के डिवाइड कर रखा है फॉरेस्ट रिसोर्सेज को।
एक तो पहला जो होता है मेजर फॉरेस्ट प्रोड्यूस और दूसरा है माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस। मेजर जो प्रमुख वन उत्पाद हो गए और दूसरा हो गया माइनर। अब जो मेजर है इसमें कौन कौन से आते हैं, टीक, साल और बम्बू। देखिए आपके सिलेबस में है फॉरेस्ट, इसलिए आपको इतना डिटेल में करवाया जा रहा है। और यहाँ रिवीजन जितने भी टॉपिक का करेंगे उस तरीके से करेंगे कि एग्जाम में कैसे भी वहां से क्वेश्चन पूछ लिया जाए, हमारा क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, हम उसको तुरंत क्वेश्चन को सही आंसर कर दें, इसलिए हम रिवीजन कर रहे हैं। अदरवाइज ये सब मैं पहले बता चुका हूं आपको, जब आपको एंशियंट हिस्ट्री, मिडाइवल, मॉडर्न, ज्योग्राफी, पॉलिटी ये सब करवाया है, वो सब चैनल पे अवेलेबल है, उसमें ये सब करवा चुका हूं, लेकिन इतना डिटेल में नहीं करवाया था उसमें, इसलिए रिवीजन में लिया गया है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को वापस से। माइनर फॉरेस्ट जो प्रोड्यूस है उसमें आप देखेंगे तो टेंडुलीप हो गया, गम है और हर्रा है, इस तरीके का आंवला हो गया, महुआ है, मेडिसिनल प्लांट्स हो गए, ये माइनर में आते हैं। तो एक एक करके हम इनको देख लेते हैं, जो वन संसाधन जिनको कहा जाता है। सबसे पहले हम टीक सागौन की बात करते हैं। इसमें कितनी बारिश चाहिए इसके लिए? इसके लिए चाहिए 75 टू 125 सेंटीमीटर, इतनी बारिश चाहिए इसके लिए। फिर ये कहाँ पे मेनली पाए जाते हैं वो भी ध्यान में रखना है। मेनली जो पाए जाते हैं ज्यादातर जो साउथ और इसके अलावा जो मिडल एरिया है, सदर्न मध्य प्रदेश और मिडल, इसमें ज्यादा पाए जाते हैं। जैसे होशंगाबाद है, होशंगाबाद में बोरी घाटी है, वहां पे काफी पाए जाते हैं इस तरीके के वन। जबलपुर है, बैतूल, सागर, छिंदवाड़ा, मंडला, इनमें ये पाए जाते हैं। किस तरीके के होते हैं ये? उष्ण कटिबंधीय अर्ध पर्णपाती वन होते हैं ये। इनका उपयोग भवन निर्माण हो गया, फर्नीचर, इनमें किया जाता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि सागौन है, ये कुल वन क्षेत्र का कितना पाया जाता है? तो 19.36% ये पाया जाता है, लगभग 18,332 स्क्वायर किलोमीटर। अब हम मेजर फॉरेस्ट प्रोड्यूस ही पढ़ रहे हैं, तो इसमें शैल है, इसका जो बॉटनिकल नेम होता है रोबस्टा होता है, रोबस्टा। और ये 125 सेंटीमीटर प्लस जो बारिश है, रेन है, उसमें पाए जाते हैं। और इसके लिए ज्यादा सूटेबल रहती है रेड सॉइल। अब साल के पेड़ का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो साल के पेड़ हैं, शैल के पेड़, इनका राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? 1975 में इनका राष्ट्रीयकरण किया गया था। कहाँ पाए जाते हैं ये? मंडला है, बालाघाट है, सीधी है, सिंगरौली है, उमरिया है, अनूपपुर है, शाहडोल है, इस एरिया में ये पाए जाते हैं। अब जो मेन है हमारे यूज का, वो कितना परसेंटेज है? 4.15% एरिया को ये कवर करते हैं। 4.15% सिंपल भाषा में कहें तो ये पाए जाते हैं। नेक्स्ट जो है बम्बू ट्री है। ये इसका जो वानस्पतिक नेम है वो बम्बूसाइडी है। इसमें मध्य प्रदेश का दूसरा स्थान है। बांस के जो पेड़ हैं इनके उत्पादन में मध्य प्रदेश का दूसरा स्थान है, पहला स्थान अरुणाचल प्रदेश का है। ये इसलिए बताया क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है और हमारे दिमाग में यही रहता है कि मध्य प्रदेश का तो वन में पहला स्थान है, तो कई बार वो डायरेक्ट प्रथम स्थान कर देते हैं हम, जबकि बांस में दूसरा है, अरुणाचल प्रदेश का पहला है। बांस को कब राष्ट्रीयकरण किया गया इसका? 1973 में। कितनी बारिश चाहिए? 75 टू 125 सेंटीमीटर बारिश चाहिए। कहां पाए जाते हैं ये? साउथ और जो ईस्टर्न एरिया है मध्य प्रदेश का, वहां पाए जाते हैं। अब वो कौन सा है? साउथ और ईस्टर्न, बालाघाट, सिवनी, बैतूल, मंडला, जबलपुर, खंडवा, शहडोल, इस रीजन में एरिया में पाए जाते हैं। क्या काम आते हैं बांस के ये जो हैं?
ये जो कागज हो गया, कागज, टोकरी, इस तरीके के निर्माण में इनका यूज होता है। अब देख लेते हैं माइनर फॉरेस्ट। माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस में तेंदुपत्ता है, टेंडुलीफ, ये प्रमुख उत्पादक मध्य प्रदेश में ही होता है। इसको 1963 में राष्ट्रीयकरण किया गया था और टेंडुलीफ का राष्ट्रीयकरण करने वाला मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य है। इसका उपयोग किसमें होता है? बीड़ी बनाने में, बीड़ी उद्योग, बीड़ी उद्योग में। खेरवुड है, खेर की लकड़ी। बबलू कत्था इसका वानस्पतिक नाम है। ये प्रोटीन का एक बहुत अच्छा सोर्स है। ये जो खेरवुड है, खैर एक पर्णपाती कांटेदार वन होता है ये, और ये प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्स होता है। इसकी लकड़ी मेनली जो पाई जाती है शिवपुरी है, गुना है, मुरैना, दामोह, जबलपुर, सागर, उमरिया, होशंगाबाद, इन जिलों में मेनली ये पाया जाता है। इसका उपयोग क्या किया जाता है? कत्था। ये क्वेश्चन पूछा गया है मध्य प्रदेश स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन में किसी साल में, तो ये ध्यान रखिएगा। कत्थे में, रंग रोगन में, चमड़े की जो टैनिंग वगैरह करती है उसमें, और जो कईयों को डाइजेशन नहीं होता है उसकी जो औषधि बनती है, पाचक औषधि या पाचन औषधि, उसमें भी खेर की लकड़ी का यूज किया जाता है। इसके अलावा यहां से जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि कत्था निर्माण की जो यूनिट्स हैं मध्य प्रदेश में कहां पे हैं कत्था निर्माण की यूनिट्स, तो ये शिवपुरी, शिवपुरी, और इसके अलावा एक जगह और है बानमोर। बानमोर कहां पे है? ये मुरैना में है। तो ये दो आपको ध्यान में रखने हैं। यहाँ पे कत्था निर्माण की यूनिट्स हैं शिवपुरी और बानमोर। बानमोर मुरैना में है। गम, जो मध्य प्रदेश में इसका उत्पादन किन क्षेत्रों में होता है? खंडवा है, धार, झाबुआ, खारगोन, ग्वालियर, शिवपुरी, बैतूल, मुरैना, रतलाम, इन जगह पे इसका प्रोडक्शन होता है। इसका यूज क्या होता है? इसका उपयोग खाद्य पदार्थों में किया जाता है ज्यादातर, या फिर जो कॉफी है या फिर पेस्ट्री उत्पादन है उसमें, या फिर शलाइगोन का इसका सुगंध और पेंट में। तो ये 3-4 चीजों में इसका यूज किया जाता है। इसका ज्यादातर जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो यूज इसका कहाँ पे, यूटिलाइज क्या है इसका, वो पूछा जाता है। तो ध्यान रखना आपको, एक तो खाद्य पदार्थों में, कॉफी में, पेस्ट्री में, या फिर सुगंध और पेंट में गोंद का यूज किया जाता है। देखिए, आप टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, आपकी रेगुलरिटी बनी रहेगी और अच्छे से आपका सिलेबस कवर हो जाएगा और प्रैक्टिस हो जाएगी, रिवीजन भी अच्छा हो जाएगा। आपको इश्यू नहीं रहेगा जनरल स्टडीज के पेपर में। आपके सब्जेक्ट की टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है, वो भी आप वेबसाइट पे जाके जरूर विजिट कीजिए। लाख, लाख किससे निकलता है? किन पेड़ों से लाख निकलता है? कुसुम है, इसके अलावा पलाश है, या फिर बेरी है। कुसुम, पलाश और बेरी, या और अरहर। कुसुम, पलाश, बेरी और अरहर के जो पेड़ हैं उनसे लाख निकाला जाता है। इसका मेन प्रोडक्शन कहाँ पे होता है? इसका मेन प्रोडक्शन होता है जबलपुर में, सिवनी में, या फिर होशंगाबाद है, शहडोल है, मंडला है, यहाँ पे इसका मेन प्रोडक्शन होता है। एक क्वेश्चन जो यहां से पूछा जाता है कि निम्न में से किस जिले में लाख निर्माण की यूनिट है, या लाख निर्माण उद्योग कहां पे है, किस जिले में है? तो लाख निर्माण उद्योग जो है उमरिया जिले में है। उमरिया डिस्ट्रिक्ट में लाख निर्माण उद्योग है। इसका क्या यूज लिया जाता है? लाख की चूड़ियां, खिलौने, या फिर केमिकल्स, या जो ब्यूटी के प्रोडक्ट्स हैं उनमें ज्यादातर इसका यूज किया जाता है, जो सौंदर्य प्रसाधन जिनको कहा जाता है उनके निर्माण में। महुआ है,
इसका क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार। हालांकि इसका जो वनस्पति बॉटनिकल नेम है ये लॉन्गिफोलिया कहा जाता है इसको। वानस्पतिक नाम इसका मधुका लॉन्गिफोलिया। किस रीजन में पाया जाता है? मध्य प्रदेश का जो ईस्ट भाग है, पूर्वी क्षेत्र, पूर्वी जिले, उनमें मेनली पाया जाता है। तो मध्य प्रदेश का मैप जरूर पढ़िएगा, अभी तक नहीं देखा है तो उसको देख लीजिए रोज 2-2 5-5 मिनट निकाल के। एग्जाम तक अभी टाइम है, अच्छे से हो जाएगा सिलेबस, 1 महीना कम नहीं होता है। इसके जो महुआ के पेड़ है उसके फल का यूज किया जाता है वाइन वगैरह बनाने में, शराब वगैरह बनाने में इसका यूज किया जाता है। महुआ के पेड़ के बीज से निकाला जाता है एक तेल, और उस तेल का यूज है जो खाना पकाने, साबुन बनाने, उसमें लिया जाता है। तो मेनली साबुन बनाने, खाना पकाने या फिर वाइन वगैरह है उसमें ये काम आता है। एक तो इसका पेड़ का फल है और एक इसका बीज है, दोनों का अलग अलग यूज है। फल का उपयोग तो वाइन वगैरह या फिर औषधि के लिए किया जाता है, और जो बीज है उसका तेल बनाने में, साबुन बनाने में, खाना पकाने का जो तेल है, इस तरीके में किया जाता है। नेक्स्ट है भीलवा। ये एक फ्रूट है एक्चुअली, और इसका डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है आपके एग्जाम में कि इसकी जो निर्माण इकाई है वो कहाँ पे है। ये छिंदवाड़ा में है, छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में है। बिलावा उत्पादों पे आधारित एक निर्माण इकाई है। इसका यूज क्या लिया जाता है? आपने देखा होगा चाय, पेंट या दवाओं में इसका यूज लिया जाता है। नेक्स्ट जो है हर्रा का पेड़, हर्रा ट्री है। हर्रा ट्री इसका मेन जो उत्पादक होता है छिंदवाड़ा, जबलपुर, बालाघाट, बैतूल, पन्ना, श्योपुर, इसमें होता है। और इसका भी स्याही, पेंट, दवा, खाद्य पदार्थ या फिर मेनली कहा जाए तो जो चमड़े के टैनिंग का निर्माण होता है उसमें किया जाता है, इसका यूज है। जो मेडिसिनल प्लांट्स हैं, औषधीय पौधे, औषधीय पौधे क्या है? मध्य प्रदेश पूरे देश का हर्बल हब है। मध्य प्रदेश पूरे देश का हर्बल हब मध्य प्रदेश को ही कहा जाता है। यहाँ कई जगह हर्बल केंद्र हैं। मेनली जो हर्बल संग्रह केंद्र हैं वो शिवपुरी है। इसके अलावा देखोगे तो आप बैतूल में है, इसके अलावा नीमच में है। ये शिवपुरी, बैतूल और नीमच ये हर्बल केंद्र है मेनली मध्य प्रदेश के। अब इसके जो औषधि पौधे हैं, कौन से मेडिसिनल प्लांट्स मेन हैं, उनमें मूसली है, कालमेघ है, नीम है, इसबगोल, अश्वगंधा, बेल, ये सब इसी तरीके के पौधों में, प्लांट्स में कंसिडर किए जाते हैं। देखिए आप इसको लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप वीडियो देख के निकल मत जाइए, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और सपोर्ट जरूर कीजिएगा। अब कुछ इंस्टीट्यूट्स हैं जो डायरेक्ट पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि कहाँ पे ये रिसर्च इंस्टीट्यूट है या ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, तो ये हम इतना और देख लेते हैं। सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट है यही है, इंडियन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है, ये पूछा जाता है अक्सर एग्जाम में। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट है भारतीय वन प्रबंधन संस्थान। इसकी स्थापना 1982 में हुई थी और ये भोपाल में स्थित है। दूसरा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट रिसर्च, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट रिसर्च। देखिए कंफ्यूज नहीं होइएगा इनमें, एक तो है मैनेजमेंट का तो भोपाल में है और रिसर्च का जबलपुर में है, इतना ध्यान रख लीजिए अगर ज्यादा नहीं तो, कि मैनेजमेंट का काम भोपाल से होता है, रिसर्च जबलपुर में है। ये 1963 में इसकी स्थापना हुई थी। सेंटर फॉर जो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट है, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट जबलपुर में है। जो फॉरेस्ट रेंजर कॉलेज कहा जाता है शॉर्ट में, फॉरेस्ट रेंजर्स कॉलेज, सेंटर फॉर फॉरेस्ट मैनेजमेंट एंड एजुकेशन, वन प्रबंधन और शिक्षा केंद्र, वन रेंजर कॉलेज, ये कहाँ पे है? बालाघाट में है। वन प्रबंधन शिक्षा केंद्र, फॉरेस्ट मैनेजमेंट एजुकेशन सेंटर, मैनेजमेंट का तो भोपाल में है लेकिन उसका एजुकेशन सेंटर कहाँ है? बैतूल में है। और ये इनका कब एस्टेब्लिश हुए हैं ये जरूर ध्यान रखिएगा इनकी साल। अब इनकी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट स्कूल्स कहाँ पे है? फॉरेस्ट गार्ड का ट्रेनिंग स्कूल कहाँ है? तो टोटल 8 इंस्टीट्यूट हैं जो फॉरेस्ट गार्ड ट्रेनिंग स्कूल है।
पचमढ़ी में है, पचमढ़ी होशंगाबाद जिले में है, उमरिया जिले में है, शिवपुरी में है, गोविंदगढ़ रीवा में है, अमरकंटक अनूपपुर में है, बैतूल में, झाबुआ और सिवनी में है। तो ये टोटल 8 जो है फॉरेस्ट गार्ड ट्रेनिंग स्कूल है मध्य प्रदेश में। एक और जो पूछा जाता है अक्सर, फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड ह्यूमन रिसोर्स, सेंटर फॉर फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड ह्यूमन रिसोर्स, तो मानव संसाधन से संबंधित जो विकास केंद्र है ये छिंदवाड़ा में है। संजीवनी संस्थान है फॉरेस्ट मेडिसिनल प्लांटेशन का जो है भोपाल में है। वन विकास सहयोग फॉरेस्ट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन बोलते हैं इसको, फॉरेस्ट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, ये भोपाल में ही है। मध्य प्रदेश इको टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ये भी भोपाल में ही है। राज्य वन विकास प्राधिकरण कहाँ पे है? मध्य प्रदेश का स्टेट फॉरेस्ट डेवलपमेंट एजेंसी। ये आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, अदरवाइज टेस्ट सीरीज में ये क्वेश्चन दिया हुआ है। जैव विविधता प्रशिक्षण केंद्र ये उमरिया में है। अब फॉरेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन क्या है मध्य प्रदेश में, वो देख लेते हैं। फॉरेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन का 3 लार्ज फॉरेस्ट सर्किल है, 3 लार्जेस्ट फॉरेस्ट सर्किल है मध्य प्रदेश में। वो कौन से फॉरेस्ट सर्किल हैं? खंडवा, जबलपुर और रीवा, ये 3 लार्जेस्ट फॉरेस्ट सर्किल है मध्य प्रदेश के। 3 स्मॉलेस्ट फॉरेस्ट सर्किल कौन से हैं? सबसे छोटे होशंगाबाद है, इंदौर है और बैतूल है। कौन सा सर्किल है जहां हाईएस्ट प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट एरिया है? मध्य प्रदेश के किस सर्किल में सबसे ज्यादा प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट एरिया है? तो वो छतरपुर है। छतरपुर में सबसे ज्यादा प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट एरिया है। ये कुछ डेटा है इंपॉर्टेंट, और 2021 की जो फॉरेस्ट रिपोर्ट आई है उसके अकॉर्डिंग टोटल फॉरेस्ट विलेज कितने हैं मध्य प्रदेश में? 925 फॉरेस्ट विलेज है मध्य प्रदेश में। फॉरेस्ट पॉलिसी है, यहां से पूछा जाता है कई बार क्वेश्चन की पहली फॉरेस्ट पॉलिसी कब अनाउंस हुई थी मध्य प्रदेश में, पहली वन नीति कब अनाउंस की गई थी? तो 1952 में, 1952 में फर्स्ट फॉरेस्ट पॉलिसी अनाउंस की गई थी। अभी प्रेजेंट में कौन सी फॉरेस्ट पॉलिसी है? तो अभी 2005 की फॉरेस्ट पॉलिसी है, जो ये कब लागू की गई थी? नई फॉरेस्ट पॉलिसी जो अभी लागू है अप्रैल 4, 2005, 4 अप्रैल 2005 को ये लागू की गई थी। थोड़े से कुछ स्कीम्स और हैं, जो लास्ट टॉपिक है ये देख लेते हैं। वन संरक्षण के लिए प्रोग्राम या फिर क्या स्कीम्स है? सामाजिक वानिकी योजना, सामाजिक वानिकी जो योजना है ये मध्य प्रदेश में कब लागू की गई थी? 1976 में, 1976 में इसको लागू किया गया था। और इसका उद्देश्य क्या था? निजी वृक्षारोपण को बढ़ाना, कृषि वानिकी को बढ़ाना, वृक्षारोपण, बागवानी, इनके लिए फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करवाना, ये इसका मकसद था। नेक्स्ट जो पंचवन योजना है ये भी 1976 में ही लॉन्च किया गया था। इसका उद्देश्य क्या था? जो वनीकरण है जहां पे 33% से कम फॉरेस्ट हैं वहां पे ये योजना लागू की गई थी। वहां पे फॉरेस्ट बढ़ाया जाए जहां 33% से कम है, तो उसके लिए पंचवन योजना लागू की गई थी। विद्यावन योजना का क्या संबंध है? विद्यावन योजना है ये 2007-8 में लागू की गई थी, और इसका उद्देश्य था जो चिल्ड्रन बच्चे हैं उनको एजुकेशन के साथ साथ जो एनवायरनमेंट है उसके प्रति अवेयर करना, जागरूक करना। नेक्स्ट जो है सोशल फॉरेस्ट्री प्रोग्राम, सामाजिक वानिकी कार्यक्रम है, ये 1981-82 में ये लागू की गई थी, इसकी शुरुआत हुई थी। और इसके तहत टोटल 36 सामाजिक वानिकी प्रभाग बनाए गए हैं जिनको सोशल फॉरेस्ट्री डिपार्टमेंट कहा जाता है। इसका क्या पर्पज क्या था? जो आम नागरिकों को जंगल जलाते थे या चारागाह विकसित करने के लिए उनसे जुड़ा हुआ था। ये लोक वानिकी योजना है
ये 1999 में शुरू की गई थी और इसके तहत किसानों की जो वन समितियां हैं वो गठित की गई थी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे किसानों की वन समितियों का गठन किया गया था। वो इसी योजना के तहत किया गया था, लोक वानिकी योजना। कुछ पुरस्कार दिए जाते हैं मध्य प्रदेश में फॉरेस्ट संरक्षण के लिए। तो कौन से पुरस्कार हैं, आपसे एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कई बार कि इनमें से कौन सा पुरस्कार है जो वन संरक्षण के लिए दिया जाता है। बसावन मामा स्मृति पुरस्कार है, ये वन संरक्षण के लिए दिया जाता है। 2009 में इसकी शुरुआत हुई थी बसावन मामा स्मृति पुरस्कार की। इसको 2 श्रेणियों में दिया जाता है एक्चुअली। एक तो विंध्य क्षेत्र के लिए 3 पुरस्कार दिए जाते हैं, विंध्य एरिया जो है विंध्याचल एरिया उसके लिए 3 पुरस्कार, और जो स्टेट लेवल है उसके लिए भी 3 पुरस्कार। एक तो राज्य स्तर के लिए 3 पुरस्कार, एक विंध्य क्षेत्र के लिए 3 पुरस्कार। और ये क्यों है ये इसका नाम बसावन मामा, क्योंकि रीवा के रहने वाले थे बसावन मामा। इन्होंने वन संरक्षण के लिए अपनी प्राणों की आहुति दी थी, इसलिए बसावन मामा स्मृति पुरस्कार उन्हीं के नाम पे है। वो रीवा के रहने वाले थे। 2009 में शुरू की गया था ये पुरस्कार। वन प्रहरी पुरस्कार है। वन प्रहरी पुरस्कार देखिए उन व्यक्ति या संगठनों को दिया जाता है, इसमें कोई एनजीओ भी हो सकता है, कोई पर्सन इंडिविजुअल भी हो सकता है, जो अवैध वनों की कटाई को रोकना हो, जंगल की आग को रोकना हो, वन्य जीवों का संरक्षण हो, ओवरऑल फॉरेस्ट से जुड़ी हुई जो भी काम है उनमें उसका कंट्रीब्यूशन हो, वन्य जीवों की रक्षा जैसा योगदान हो, उसके लिए वन प्रहरी पुरस्कार दिया जाता है। ये था आज का आपका टॉपिक और ये पूरा कवर हो चुका है अच्छे से। आप इसको देखिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन कर लीजिए। आपके एग्जाम तक अच्छे से आपका सिलेबस हो जाएगा। अगर आप टेस्ट सीरीज भी फॉलो करते हैं तो भी आप यकीन मानिए आपका बहुत अच्छा स्कोर हो जाएगा, क्योंकि टेस्ट सीरीज टू द पॉइंट आपके सिलेबस को ध्यान में रख के ही बनाई गई है। थैंक यू।